वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2023 का क्वेश्चन पेपर कोड 6512 सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे जो MCQ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो इंटीग्रेशन से है। Let I is equal to integration of 1 plus 10x upon 1 minus 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, 10 पाई बाई 4 प्लस x का होता है। वी नो दैट 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x इज 10 पाई बाई 4 प्लस x के बराबर होता है। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x dx। और 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा log sec, और इसका एंगल क्या है, पाई बाई 4 प्लस x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, log sec पाई बाई 4 प्लस x प्लस c आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इंटीग्रेशन से ही हमें दे रखा है। यहां पर दे रखा है 0 टू पाई बाई 6 sec स्क्वायर x माइनस पाई बाई 6 dx। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो इसका हो जाएगा 10x माइनस पाई बाई 6, और यहां पर लिमिट्स आएंगी 0 टू पाई बाई 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार तो हम यहां पर अपर लिमिट को रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी 0 माइनस पाई बाई 6। 10 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 इज 10 0, और यहां पे आ गया 10 माइनस पाई बाई 6। वी नो दैट 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस 10 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और 10 0 0, और ये माइनस बाहर आके इसको पॉजिटिव बना देगा, 10 पाई बाई 6। और 10 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1 बाई रूट 3। तो इसका आंसर आ गया 1 बाई रूट 3। बस सिंपल, पहले इंटीग्रेशन करें फिर लिमिट्स को पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसकी ऑर्डर और डिग्री का सम हमें निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का क्यूब इज इक्वल टू साइन y। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मतलब जितने ऑर्डर का प्रेजेंट है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर हो गया 2। फिर डिग्री, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री हो गई 1। हमें निकालना है सम, सो 2 प्लस 1 इज 3। तो इनका सम क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं और p की किस वैल्यू के लिए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर आप समझें
अगर मान लें हमारे पास पहले वेक्टर को हम ए वेक्टर मान रहे हैं और दूसरे वेक्टर को हम बी वेक्टर मान रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हों, सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, प्लस के कैप डॉट -4i -6j प्लस 2k कैप इज 0। -4 into 2 is -8, p into -6 is -6p, plus 2 is equal to 0। -8 plus 2 is -6, और इसको इस तरफ ले जाएंगे हम। ओके, यहां पर है 26 ऑफ k, यहां पर 26 ऑफ k है। तो बस कुछ नहीं, अभी भी सेम प्रोसेस ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहां पर 26 इज इक्वल टू 0। -8 प्लस 26 कितना हो गया, ये हो गया आपका प्लस का 18, इधर जाके ये माइनस का 18 हो जाएगा। सो -6p इज -18, और -6 से ये 3 टाइम्स, सो p की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमें यहां पर p की ही वैल्यू निकालनी थी, बस हमें ये कंसेप्ट यूज करना था कि a डॉट बी 0 होता है, और फिर हम इजीली हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर i कैप माइनस bj कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ b इज। अब यहां पर देखिए, वो कह रहा है एक वेक्टर है, लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, वो है i कैप माइनस bj कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर है। और ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये हर एक एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब हर एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बनाता है। तो यहां से आपको इस b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस b। तो इस b की वैल्यू को बता दीजिए। तो हम मान लेते हैं, लेट अल्फा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, जो कि हम डायरेक्शन को साइंस में भी करते हैं, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। और आप जानते हैं एक्स एक्सिस का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, वो क्या है हमारे पास i कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ y एक्सिस इज j कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ z एक्सिस इज k कैप, ये होता है। अब मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों के बीच में मैं एंगल निकाल लेता हूं, इस वेक्टर और x एक्सिस के बीच में। तो यहां से हो जाएगा दिस इज cos अल्फा, क्योंकि दोनों के बीच अल्फा एंगल माना है हमने, ए वेक्टर डॉट आई कैप ओवर ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। क्योंकि जब हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला यही होता है। सो ए वेक्टर हम यहां पे पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस के कैप डॉट आई ओवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस 0j प्लस 0k कैप। तो इसका मॉड्यूलस तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का 1 और इसका हो गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो यहां आ जाएगा 1 और रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब हम इसका एंगल इस y एक्सिस के साथ निकालेंगे, सो ए वेक्टर डॉट जे कैप, यानी i वाला तो 0 हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट करें यहां से,
सो दिस विल बिकम I माइनस BJ प्लस K कैप, और यहां पर है केवल J कैप, सो 0I प्लस J प्लस 0K कैप, और नीचे इन दोनों का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस तो 2 प्लस बी स्क्वायर, इसका 1, और यहाँ पे 0 माइनस 1 0, तो यहाँ आ गया माइनस का b ओवर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही z एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे, I माइनस बी जे प्लस के डॉट 0I j 0j प्लस k कैप ओवर दोनों का मॉड्यूलस, तो इसका तो हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर, इसका 1, मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि जो हमारा ये वेक्टर है सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो उसकी कोसाइन वैल्यू भी क्या होगी, सबकी बराबर होगी। तो यहां से कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, यहां से हमने ये पहली वैल्यू आई है 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वेयर, दूसरे वाली आई है माइनस बी अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वेयर, 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वेयर। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, सो 1 अपॉन रूट 2 प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी अपॉन रूट 2 प्लस बी स्क्वेयर, तो b की वैल्यू यहां से आ रही है -1। तो केवल इस कंसेप्ट को हमें यूज करना है और b की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट कर लेनी है। बस ये माइंड में रहना है कि उसने हमें इक्वली इंक्लाइंड दे रखा है, तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे, अल्फा बीटा और गामा इक्वल हैं तो उनकी कोसाइन वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से आप उसे इक्वल रख के b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर i कैप दे रखा है और a वेक्टर ये दे रखा है, और वो कह रहा है b वेक्टर के मॉड्यूलस की वैल्यू निकालिए। तो b वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने के लिए हम यहां से पहले b वेक्टर निकालेंगे, तो यहां इसको इधर ले जाएंगे, तो b वेक्टर i कैप माइनस a वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू डाल दो, i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो यहां से आ गया b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2k कैप। तो यहां से आ गया माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब b वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लें सिंपली, तो यहां से हो गया -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, एंड दैट इज रूट 9, और आई मस्ट से दिस इज 3। तो b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 3 आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ z एक्सिस एंड x एक्सिस एंड z एक्सिस आर। हमें उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो आपकी z एक्सिस के साथ तो क्या है, परपेंडिकुलर है, और x एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए या तो हमें डायरेक्शन रेशियोज पता हो, तब हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, या फिर हमें उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल पता हो, तब भी हम निकाल लेते। तो 2 के साथ तो दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अल्फा यानी कि एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और गामा यानी कि जेड एक्सिस के साथ एंगल जो है वो है हमारा 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। कोई ऐसी लाइन है जो x और z दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है तो वो y एक्सिस होती है आपकी, क्या होगी, y एक्सिस, या फिर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन,
वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन या फिर वाई एक्सिस ही एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, तो उस लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। सो वी मस्ट से बीटा इज 0। तो बस ये आपको माइंड में आएगा। तो एल क्या होता है? कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। एम इज कॉस बीटा यानी कॉस 0 डिग्री, वो हो गया 1। एंड एन इज कॉस गामा, सो ये होगा कॉस 90, दैट इज 0। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन वो क्या है? 0 1 0। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं 0 1 0। क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रोबेबिलिटी से दे रखा है, इफ पी ए बाई बी इज 0.3, जो डाटा दे रखा है मैं वो लिख देता हूं। पी ए बाई बी हमें दे रखा है कितना? 0.3। पी ए हमें दे रखा है कितना? 0.4। पी बी हमें दे रखा है कितना? 0.8। और वो कह रहा है हमसे आप निकाल दीजिए पी बी बाई ए। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए। अब पी ए तो उसने हमें दे रखा है, बट पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, वो हम यहां से निकालेंगे। देखिए पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी, और ये दे रखा है 0.3। पी बी की वैल्यू है 0.8, यहां रख दो। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.3, इधर जाके मल्टीप्लाई में, सो 0.24। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 0.24 आ गया। यहां पुट कर देंगे 0.24 ओवर पी ए इज 0.4। पॉइंट हटाएंगे यहां से, सो मल्टीप्लाई बाई 10, यहां से हटाएंगे तो 100। 4 से 6 और यहां पे एक जीरो कैंसिल हो गई। सो पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.6। सिंपली दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को यहां यूज कर लेंगे, तो पी बी बाई ए हमें यहां पर मिल जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कह रहा है हमसे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के मे द फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है, मैं उसको लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x when x is less than equal to 0 and cos x when x is greater than 0। तो x k की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है हमारा वो कंटीन्यूअस होगा। तो यहां पर आप देखें, किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास LHL को RHL के बराबर और उस फंक्शन की वैल्यू को उस पॉइंट के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस है। अगर वो कह रहा है ये कंटीन्यूअस है तो ये तीनों बराबर होंगे। तो हमें ये चेक करना है, इसी कंडीशन से इन दोनों को बराबर रख के हम k की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहां से हम इन सबको इक्वल रख के k की वैल्यू मिल जाएगी। तो LHL क्या है हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी 0 माइनस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ये होगा k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x। हम यहां पर x को 0 माइनस h रख देंगे एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां से आ गया k इंटू 3 इंटू 0 माइनस h का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 0 माइनस h,
और h की जगह 0 रखेंगे तो पूरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गई, 0 बन गई। अब हम राइट हैंड लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या है cos x। यहां पर x की जगह हम पुट करेंगे 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां से आप देखें RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस h, और h की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1, और f0 निकालोगे तो वो भी 0 आ रहा है। अब आप बोले सर इसमें कहीं जब हमने LHL RHL या फंक्शन की वैल्यू निकाली तो उसमें k तो कहीं आया ही नहीं, तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस केस में k की कोई वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती है, जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाए, हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। अगर यहाँ k की वैल्यू आ जाती तो हम निकाल सकते थे, तो यहां पर नो वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। मतलब k की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकती, ये डिसकंटिन्यूअस ही हमारा रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ a एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक इक्वेशन हमें दे रखी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैड a इज इक्वल टू 0 1 -1 0, और वो कह रहा है 3i प्लस 4a इंटू 3i माइनस 4a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर i, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहां हो जाएगा 3i का स्क्वेयर और माइनस 4a का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर i। a यहां पे 3 का स्क्वेयर 9, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वेयर ये हो गया 16, a स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर i। तो हमें a स्क्वेयर चाहिए होगा, वो निकाल लेते हैं। 0 1 -1 0 0 1 -1 0, 0 इंटू 0 इज 1 इंटू 1 इज -1, यहाँ पे 0 0 प्लस 0 इज 0, -1 इंटू 0 0 इंटू -1 इज 0, और यहाँ पे -1 आ गया, तो a स्क्वेयर ये आ रहा है। आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, तो यहां हो जाएगा 9 0 0 9 माइनस 16 बाहर है, a स्क्वायर आया है -1 0 0 -1, और x स्क्वायर को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। -16 को अंदर ले जाओ, 9 0 0 9 प्लस का 16 0 16, एक्स स्क्वेयर 0 0 एक्स स्क्वेयर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 25 0 0 25, ये बन गया एक्स स्क्वेयर 0 0 एक्स स्क्वेयर। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वेयर यहां से बराबर होगा 25 के, और x की वैल्यू हमें मिल गई +-5। तो सिंपली बस इक्वेशन में वैल्यू डालनी थी, कंपेयर करके हमें यहां पर x की वैल्यू मिल गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dx। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे कि हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल से ही हमारी इक्वेशन हो जाए। अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होती है तो फिर हम इसमें होमोजीनियस चेक करेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करके देखो, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। एक्स डी वाई इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, दोनों में से dx कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस x को भी इधर ले जाओ, dy इज इक्वल टू dx इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, x को दोनों के अपॉन में लिख लो, सो 2 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dy इज इक्वल टू 2/x प्लस x dx। y dy का इंटीग्रेशन, या 1 का तो y हो गया और 2 बाहर आ जाएगा, 1/x का हो गया log x प्लस x का हो गया x² 2 प्लस c। और यही क्या है हमारा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो y इज इक्वल टू 2 log x प्लस x² 2 प्लस c। ये सॉल्यूशन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ fx इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r है, देन a बिलोंग्स टू, तो जो हमारा a है वो कहां से होगा। तो यहां पर देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, fx इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ रहा है हमारा, a इंटू एक्स माइनस कॉस एक्स, ये है हमारा, और एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स को हम लेंगे तो यहां से a इंटू एक्स का हो गया 1 और कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, तो a इंटू 1 प्लस कॉस साइन एक्स। और वो कह रहा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन r, तो हमारा जो a है वो कहां से होगा, a कहां से होगा हमारा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब लेस देन 0 से मतलब क्या है, देखो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से और 1 के बीच में होती है। अब -1 रखोगे तो भी ये 0 बन रहा है, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है आपका, और 1 रखोगे तो भी ये पॉजिटिव बन रहा है। तो मतलब जो a है, a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी एफ डैश एक्स 0 से लेस होगा। मतलब 1 प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a अगर लेस देन 0 होगा तो ही हमारा जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा। अगर हमारा a लेस देन 0 है तभी एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और तभी हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। अब आपके पास 4 इंटरवल्स दे रखे हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज b इज 0 टू इंफिनिटी एंड c इज -infinity टू 0 एंड d इज -infinity टू इंफिनिटी। अब आप चेक करो, a को 0 ले लो तब भी पॉजिटिव, 0 टू इंफिनिटी यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके, तो भी ये नेगेटिव नहीं होगा, a को 0 लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो -infinity टू 0, यहीं पर केवल सारे आपके क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो a आपका इस इंटरवल से होगा, तभी हमारा जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर। हमें z दे रखा है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो z की वैल्यू हम सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर है z है हमारा 18x प्लस 9y और पहला कॉर्नर पॉइंट है 2,72। सो 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72 क्या हो गया, ये हो गया 36, 648, 684। नेक्स्ट पर निकालेंगे, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 15,20, तो 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20, यहां पे आ जाएगा हमारा 27 प्लस 180 450। अगला कॉर्नर पॉइंट है 40,15,
सो 40 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा 720 प्लस 855। अब वो कह रहा है किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू तो है 15,20 पर और मैक्सिमम वैल्यू है 40,15, यानी कि ऑप्शन सी आपको यही दे रखा है, उसको आप इसके अंदर टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हमें कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। ये हमें क्या दे रखे हैं, आपके कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं और हमें ये चेक करना है कि इनके फिजिबल रीजन के कितने कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर बनेंगे। तो आप इसको देखें, x माइनस वाई, ग्राफ बना ले दोनों का। मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। एंड इसका भी आप ग्राफ बना लें। अगर आपको डायरेक्टली दिख जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ग्राफ बनाकर प्रोसीड करना। x को यदि हम इसमें 1 लेंगे, x को 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा हमें, y भी 1 मिलेगा। x को अगर 2 लेंगे तो y भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां पर इसमें आप देखें x y, x को 0 ले रहे हो तो y 1 और y को 0 ले रहे हो तो x माइनस 2। बस ग्राफ बनाए इसका। दिस इज 1 2 1 2 1 2 1 2, 1,1 पॉइंट यहां पर, 2,2 पॉइंट यहां पर, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 0,1 पॉइंट यहां पर है आपका और -2,0 यहां पर, तो दोनों से बना दो ग्राफ। अब चेक करो कि इनका फिजिबल रीजन किस तरफ है। अगर इस वाली इक्वेशन में मैं x और y दोनों की जगह 0 रख दूं तो यहां से स्टेटमेंट आ रही है 0 इज लेस देन 2। क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली 0 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो इसकी बात सही है। मतलब इस वाली लाइन का जो एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसमें जब आप वैल्यू रख रहे हैं x और y 0, तो उससे आपको चेक करने में दिक्कत आ रही है। तो आप इस y को इस तरफ ले जाओ और यहां से हमें पता चल रहा है x इज ग्रेटर देन y, मतलब जो x है वो y से बड़ा है। अब सारे y नेगेटिव यहां पर हैं और x आपका यहां पर है पॉजिटिव है, मतलब इन y से x यहां पर हमेशा बड़ा है। या फिर आप इस रीजन का कोई एक पॉइंट उठा लो, जैसे 1,0 पॉइंट ले लो, 1,0 यहां पे रखोगे, 1 माइनस 0 इज 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्स्टेंट को, मतलब इस लाइन का भी फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा। तो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है वो फिजिबल रीजन बन रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, केवल 2 कॉर्नर पॉइंट्स इसमें हैं आपके। तो यहां पर 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन के पास होंगे। तो केवल आप इसे ड्रा करें, फिर आप यहां पर कॉन्स्टेंट्स में वैल्यू पुट करके देखो तो आपको यह पता चल जाएगा कि फिजिबल रीजन किस तरफ है और फिर आप सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ 4a स्क्वायर मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 3a प्लस i, ऐसा करके प्लस i इज इक्वल टू o, नल मैट्रिक्स, एंड a इनवर्स इज इक्वल टू xa प्लस yi, और यहां से वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास। तो यहां पर हम इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से a इनवर्स को निकाल लेंगे बाई
पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ए स्क्वायर को मैं लिख लूं ए इंटू ए, और ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई यानी पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। 3a इनवर्स प्लस आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। अब नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, वो नल मैट्रिक्स रहती है। आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, वही मैट्रिक्स बन जाती है। और किसी भी मैट्रिक्स से उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। और a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज a माइनस 3i प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू o। a इनवर्स को केवल इधर रखो और बाकी को इधर ले जाओ। सो a इनवर्स इज माइनस a प्लस 3i। अब इसके साथ कंपेयर कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहां से x किसके बराबर आ रहा है, -1 के। y किसके बराबर आ रहा है, 3 के। और वो कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दो। सो x प्लस वाई इज 3 माइनस 1 इज 2। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओवर k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे। दो प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम जानते हैं आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। या फिर ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक और प्रॉपर्टी कि k इंटू ए का जब हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो जो k है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां पर जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहां 1/2 को तो बाहर ले लेंगे हम, और इसकी पावर हो जाएगी n, और जो ऑर्डर दे रखा है हमें 3, तो n की जगह यहां पे आ जाएगा 3। और यहां बचा डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। केवल दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है और फिर आप के की वैल्यू निकाल पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज 64। क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इज 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है जब जो n की वैल्यू 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हमें वो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इज इक्वल टू 64। n की वैल्यू है 3, 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर है वो 64, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-8। आप बोलें सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड जो है, बट डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव। डिटर्मिनेंट +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो +-8 वैल्यू हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखें। इफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है और 2A + B इज अ नल मैट्रिक्स, देन B इज इक्वल टू। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। देखिए A क्या है, 3 4 5 2, और
2a प्लस बी एक नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बराबर, और कह रहा है b निकाल दो। 2a को इस तरफ ले जाइए, b इज इक्वल टू -2a, और यहां पर हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब नल मैट्रिक्स क्या होती है? 0 0 0 0 -2 ऑफ a, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -2 ऑफ a कर लो, a में 2 -2 से मल्टीप्लाई, दैट इज -6 -8 -10 -4, दोनों को ऐड कर दो तो यहां आ जाएगा -6 -8 -10 -4। ये हमारे पास b की वैल्यू यहां पर आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस हैं, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? असर्शन क्या कह रहा है उसका? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 -1 3, 3 -1 और 3 और 1 2 3, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट से, तो वो होती है अगर पॉइंट हमारे x1 y1 और z1 हैं और x2 y2 और z2 हैं, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? वो होती है x माइनस x1 ओवर, a तो नहीं है यहां पर, तो x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 3, y माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 1 बन जाएगा, और z माइनस 3 ओवर 1 इंटू माइनस 3 इज -2, 2 इंटू माइनस ऑफ -1 इज प्लस का 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। अब जरा चेक करो उसने क्या इक्वेशन दे रखी है? x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 3 मैच हो रहा है, -2 3, ओके, दोनों सेम साइन के हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये दोनों माइनस के होते तो हम यहां से माइनस कॉमन लेके और दोनों ये पॉजिटिव बन जाते, बट एक प्लस का एक माइनस का मतलब वो एक अलग ही इक्वेशन है आपकी। तो इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है वो नहीं है, मतलब असर्शन इज फॉल्स। तो असर्शन तो गलत है। रीजन को जरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज दिस, और यही हमें दे रखी है। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो आप ऑप्शन इसमें कौन सा है? डी को टिक करेंगे। असर्शन ए इज फॉल्स एंड द रीजन आर इज ट्रू, ये होता है हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखें आप, क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट P containing 5 elements to set Q containing 2 elements is 30। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है वो कि सेट P जिसके पास कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। सेट Q जिसके की पास आपके 2 एलिमेंट्स हैं। सेट P से सेट Q पर कितने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला आप देखें। मान लीजिए हमारे सेट P के पास कितने हैं? m एलिमेंट हैं, और सेट Q के पास n एलिमेंट हैं। तो ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? उसका फॉर्मूला होगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n सी r माइनस 1 की पावर r और n माइनस r की पावर m। ये क्या बनेंगे? हमारे ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। अब यहां पर जो m है वो तो है 5 और जो n है वो कितना है? 2। वैल्यूज को जरा पुट कर दो। सो r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 यानी कि 1 हो गया, n सी r यानी कि 2c0 माइनस 1 की पावर r और n माइनस r यानी कि 2 माइनस r की पावर m यानी कि 5 रहेगी आपके।
अब यहां पर एक बार 0 एक बार 1 रखेंगे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं, सॉरी यहां पर है NCR 2CR, तो 2C0 -1 की पावर 0, 2 - 0 की पावर 5 प्लस, अब आर की वैल्यू 1 रखेंगे, 2C1 -1 की पावर 1 और 2 - 1 की पावर 5, 2C0 1 हो गया, -1 की पावर 0 भी 1 हो गया, और 2 की पावर 5 यानी कि 32। 2C1 होता है 2, -1 की पावर 1 -1, और 2 - 1 यानी 1 की पावर 5 1 ही होगा, तो यहां पे आ गया -2। 32 - 2 इज 30, यानी कि हमारे इस सेट P से सेट Q पर ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, हमारे 30 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। तो हमें कितने दे रखे हैं, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट P कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स टू द सेट Q कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स इज 30। तो हमारे 30 ऑन टू एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब द असर्शन इज ट्रू। सो नंबर, अब रीजन को पढ़ें, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट containing m elements to a set containing n elements is n की पावर m। नहीं, m से n दे रखी हो तो ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला ये है, अगर ये कह रहा है n की पावर m तो ये बनते हैं टोटल फंक्शंस। ये तो टोटल फंक्शन है जिसके अंदर ऑन टू भी है, 1 1 भी है, इन टू भी है, सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। बट ये नहीं है, ये तो टोटल फंक्शंस होते हैं। ऑन टू फंक्शंस हमें इस फॉर्मूले से मिलेंगे, इस वाले से, इसको नोट कर लें। और अगर आपको ये ऑन टू फंक्शन वाला फॉर्मूला आया कहां से, इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन समझना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है, उस पर आप क्लिक करके इस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर शोन इन द फिगर बिलो आर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो ए बी और सी दे रखे हैं, और हमें दे रखा है कि ए सी वेक्टर जो है 5/4 ऑफ ए बी वेक्टर है। तो वो कह रहा है एक्सप्रेस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां से हम पहले ए सी वेक्टर निकालें तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों वैल्यूज यहां रख दो। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मल्टीप्लाई करो 5/4 बी वेक्टर माइनस 5/4 ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सी वेक्टर इज 5/4 ऑफ बी वेक्टर, इसमें से आप ए वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा -5/4 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो -1/4, यानी कि यहां से आ रहा है सी वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ बी वेक्टर माइनस 1/4 ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है हमारा, सी वेक्टर को हमने ए और बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो सिंपली यहां वैल्यूज रखनी है और सी वेक्टर हमारा ए और बी वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। और इसका जो और वाला पार्ट है यानी कि बी, वो क्या कह रहा है, चेक वेदर द गिवन लाइन्स बाई इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू -3 लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। तो यहां पर जो पहली इक्वेशन है वो दे रखी है x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू -3 लैम्डा -3, ये दे रखा है।
और दूसरी भी दे रखी है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो 2 को इधर ले आओ, x माइनस 2, इस 2 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू लेमडा। यहां से लेमडा की वैल्यू निकालोगे, y माइनस 1, 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा। यहां से निकालोगे z प्लस 3 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू लेमडा। क्योंकि ये सभी लेमडा के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। तो ये आ गई हमारे पास इस लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट। दूसरी लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8 एंड z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5। तो यहां से म्यू की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 2 और माइनस 1 आ जाएगा नीचे, ये म्यू आ गया। y माइनस 8 बाई 2 ये म्यू आ गया। z माइनस 5 बाई 4 ये म्यू आ गया। सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, x प्लस 2 बाई माइनस 1, y माइनस 8 बाई 2 एंड z माइनस 5 बाई 4। दिस इज सेकेंड। तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 7 माइनस 3, दूसरी के हैं माइनस 1 2 4। अगर डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो सम 0 आता है तो वो क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सो डीआरस ऑफ फर्स्ट वो है हमारे पास 2 7 माइनस 3 और डीआरस ऑफ सेकेंड क्या है हमारे पास? वो है माइनस 1 2 4। अब यहां से आप देखें तो 2 इंटू माइनस 1 7 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 क्या आ रहा है? दिस इज माइनस 2 प्लस 14 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 12, कैंसिल हो गया 0। सो द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हमारी जो गिवन लाइंस हैं वो क्या होंगी? वो परपेंडिकुलर होंगी। ये हमने शो कर दिया है यहां पर। तो ये क्या है? तो चेक करना था, तो ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। y हमें दे रखा है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और हमें शो करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स का जो स्क्वायर है वो 4y स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर का होगा, फिर अंदर वाले x का हो गया 1 और रूट का करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे एलसीएम आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, इस टर्म को इधर ले आएंगे, ये हो गया ट्वाइस ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर और ये टर्म का स्क्वायर किसके बराबर है? y के। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो रूट ओपन हो जाएगा, यहां पर आया dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और यहां पर 4y स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था? शो करना था यूजिंग दिस इक्वेशन। तो पहले डिफरेंशिएट करें, y बन गया, y रख दिया, इसको इधर ले आए। केवल स्क्वेयरिंग करने से हमें जो टर्म शो करनी थी वो यहां पर मिल गई है।